मंच पर उपस्थित अपूर्वानंद जी, शिवनारायण जी और इस हाल में उपस्थित आदरणीय अशोक जी, अरुण कमल जी, अखिलेश जी एवं बैठे हुए सारे दोस्तों, ये विषय कुछ ऐसा है जो अब तक जो चर्चा हुई है उससे थोड़ा सा अलग है। और कैसे किसी शहर का जो लोक है, उसका जो लोकवृत्त है, उसका साहित्यिक लोकवृत्त है, कैसे बनता है, इस पर है। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और लगातार चर्चा कर रहे हैं। ये भी एक साहित्य का लोकवृत्त बनाता है दिल्ली का। मैं बात शुरू करूं तो मुझे सबसे पहले पिछले सत्र में जायसी पर बात हो रही थी और जायसी पर लिखते समय एक दोहा जायसी का शाही जी ने कोट किया है और मुझे वो लगता है कि मेरी बातचीत शायद वहां से शुरू हो तो ठीक रहेगा। वो दोहा है, भंवर आई बनखंड होती ले ही कवल के बास, दादुर बास न पावही भले दे आछे पास। दूर बनखंड से भौरे आते हैं और जो विवेच विषय है उसकी सुगंध लेते हैं, लेकिन कई बार जो कलाकार या रचनाकार जिस शहर में पैदा होता है वो शहर उस कलाकार को नहीं अपनाता। ये एक बड़ी बात है और जायसी के संदर्भ में ये बात उन्होंने कोट किया और ये कहा कि मैं जायसी के कमल रूपी पुष्प के सुगंध की बास लेने आया हूं। तो यहाँ पर भी जो लोग हैं दूर दूर से आए हुए हैं और शाही की जो सुगंध है वो बिखेर रहे हैं। एक और बात मुझे लगती है, अभी अशोक जी चर्चा ही कर रहे थे कि शाही से कैसे वो प्रायः काफी हाउस में मिलते थे और मेरा विषय ही काफी हाउस की बातचीत है। तो कई बार क्या होता है कि हम जैसे मेरे जैसे लोग जो कम उम्र के हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने शाही को नहीं देखा है, लेकिन ये बात कई बार महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिन्होंने शाही को देखा है कम से कम हम लोगों ने उनको देखा है। तो इस संदर्भ में मुझे जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मुझे एक सवैया जो रीतकालीन कविता है, आलम नाम है उनका, वो याद आता है कि जा रसना सो करी बहु बातन, ता रसना सो चरित्र गुण्यो है, नैनन में जो सदा रहते तेंगी अब काम कहानी सुने। तो शाही को जिन लोगों ने देखा और शाही पर जो लोग बातचीत कर रहे हैं, संयोग बस कह लीजिए कि दोनों ही पीढ़ियों के लोग यहाँ मौजूद हैं, इसलिए शाही पर ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। शुरू में जब ये सत्र शुरू हुआ था, 2 दिन की गोष्ठी जब शुरू हुई थी, तो अशोक जी ने एक चिंता व्यक्त की थी कि देश के बहुत सारे जो शहर एक समय में वाद विवाद और बौद्धिक ताप के केंद्र थे, आखिर वो कैसे धीरे धीरे सींचते चले गए, वो कैसे धीरे धीरे उनका वो समाप्त हुए और ये प्रायः देखा गया है। तो ये क्यों हुआ और किस तरह से हुआ, तो साहित्य के लोकवृत्त में काफी हाउस की भूमिका पर बातचीत करते समय मुझे ये भी याद आ रहा है। मैं जहां से आता हूँ उस शहर का नाम लखनऊ है और पिछले 15-20 साल से मैं वहां रह रहा हूँ और मुझे ये लगता है कई बार वहां रहते हुए कि निराला पर जितना क्लेम इलाहाबाद करता है उतना क्लेम लखनऊ नहीं करता, जबकि निराला की अधिकांश महत्वपूर्ण रचनाएं जो एक दौर में आई और जिसकी वजह से निराला बने वो लखनऊ में लिखी गई, जैसे राम की शक्ति पूजा, जैसे सरोज स्मृति, जैसे बनबेला, जैसे तुलसीदास, ये सारी रचनाएं वहां लिखी गई। निराला का पहला संकलन परिमल वो दुलारे लाल भार्गव की गंगा पुस्तक माला से लखनऊ में आता है और लखनऊ क्लेम नहीं करता। तो ये लखनऊ की दिक्कत है, ये उस समय की दिक्कत है जो बीतते समय के साथ जो एक साहित्य से जो हमारा जुड़ाव है, जो कलाकारों से हमारा जुड़ाव है, वो खत्म होता हुआ दिखता है। तो ऐसे समय में ये गोष्ठी हो रही है, इसलिए मुझे लगता है कि बेहद महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि ये काफी हाउस कैसे आया। अगर मैं ये बात करूं शाही पर बात करते समय तो मुझे हमेशा ये ध्यान रखता
रखता हूँ, क्योंकि शाही एक ऐसे आलोचक हैं या ये कैसे चिंतक हैं, कवि हैं, क्योंकि कई सेट्स हैं उनके, कई कहते हैं ना 3 सिराओं वाले व्यक्ति से सामना है। अगर आप शाही से सामना कर रहे हैं तो कवि से, आलोचक से, चिंतक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से आपका सामना है। आप एक साथ इन तीनों का सामना कैसे कर सकते हैं? और ऊपर से वो अपने लेखन अपने लेखन से परिचय करने वालों के लिए ये सावधान भी करते रहते हैं। देखिए, अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आपको ये बराबर ध्यान में रखना पड़ेगा कि सचमुच अगर बड़ा लेखक है तो अभिनंदित होने से ज्यादा समझा जाना पसंद करेगा। अभिनंदन की प्यास दिमागी दुबड़ेपन की द्योतक है। ये शाही बार बार आपको याद दिलाते रहेंगे। तो मैं आज काफी हाउस की इमेज पर शाही और साहित्य के लोकवृत्त पर जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे ये बात बराबर याद आ रही है। सुष्मिता जी भी बता रही थी कि शाही इलाहाबाद में लगभग 4 दशक तो रहे ही, 41 से लेकर के और 48 से 51 के बीच में वो काशी विद्यापीठ गए। लेकिन उसके पहले का जो पूरा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पहली बार उन्होंने प्रवेश लिया, यानी कि 10th 11th वगैरह में वो आ गए थे, और 41 से लेकर के 82 तक लगभग 4 दशक वहां रहे। और इन 4 दशकों में इलाहाबाद को जिन लोगों ने बौद्धिक ताप और ऊर्जा के माध्यम से पूरी तरह से वोल्केनिक बनाए रखा, उनमें शाही बहुत प्रमुख है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ये रेखांकित करने की। विश्वविद्यालय में जब शाही आए तो उनके सामने ये समस्या थी कि कैसे जो है, चूंकि अंग्रेजी जो विभाग था वहां एक से एक धुरंधर लोग थे, और ज्यादातर जो है अंग्रेजी जो विभाग था तो अंग्रेजी वर्चस्व भी था, उसी तरह का जो एक इलीट कल्ट है वो वहां मौजूद था। तो ऐसे में शाही वहां पर एक बहुत गहरा जो है कह लीजिए हस्तक्षेप करते हैं। वहां पर बहुत सारी सोसाइटीज का गठन था, फ्राइडे क्लब जैसी संस्थाएं थी, ड्रामेटिक सोसाइटी थी, और वो लोग ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कोई हिंदी के बारे में या हिंदी नाटक के बारे में भी बात करे। शाही ने वहां पर हस्तक्षेप किया और चंद्रगुप्त नाटक पहली बार अंग्रेजी विभाग के ड्रामेटिक सोसाइटी से उन्होंने खेला और उसमें पार्ट अदा किया। भगवत दयाल वहां एक प्रोफेसर हुआ करते थे, और वो इतने बड़े प्रोफेसर थे कि अपने नाम का उच्चारण भी जो है वो भगवत दयाल नहीं करते थे, या बी दयाल नहीं करते थे, बी डायल। तो इस तरह का उच्चारण उनका था, और अपने आप को हमेशा बी डायल ही कहते थे। और उनके बारे में मैं बताऊं कि उनकी अंग्रेजी कितनी सोफिस्टिकेटेड और सही होगी कि एक बार मजाक में जब कुछ दिन बीता तो फिराक गोरखपुरी ने उनसे कहा, फिराक साहब ने उनसे कहा कि भगवत अब तो तुम्हारी अंग्रेजी मेरी समझ में आने लगी है, वैसा करो फिर से ऑक्सफोर्ड चले जाओ एक बार, या कैम्ब्रिज से पढ़ गया कैम्ब्रिज चले जाओ। तो ऐसे लोगों के बीच से साहित्य के लिए या हिंदी साहित्य के लिए रास्ता निकालना बहुत चुनौती था। कई बार मैं पिछले हरीश त्रिवेदी का एक लेख देख रहा था, इलाहाबाद में प्रयागवाद, और उन्होंने साहित्य पर थोड़ा सा तल्ख टिप्पणी की है। मुझे ये जबकि हरीश त्रिवेदी उनके विद्यार्थी रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जो शाही बाहर जाकर के यानी सभाओं के बीच में जाकर के, साहित्यकारों के बीच में या साहित्यिक दुनिया में जाकर के जिस दहाड़ते हुए आवाज के साथ बातचीत करते हैं, वो विभाग में बिल्कुल भीगी बिल्ली बने रहते हैं। ये जो भीगी बिल्ली वाला जो पदबंध है, ये मुझे कहीं उचटता है, मुझे ऐसा क्यों है। उस विभाग में बच्चन जी थे, प्रकाश चंद्र गुप्त थे, इन दोनों का भी हिंदी से जुड़ा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो पूरा एक परिवेश है अंग्रेजी विभाग का, शायद हिंदी की जो स्थिति है वहां पर शाही बहुत ज्यादा सेट तो कर रहे हैं, लेकिन शाही के लिए वो एक ऐसी दुनिया है जिसके बाहर बहुत कुछ करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शाही के जीवन में जो 3 बुनियादी बातें जो बहुत महत्वपूर्ण नियामक तक हो सकते हैं, वो एक तो इलाहाबाद है ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक शहर एक व्यक्तित्व करता है। दूसरा है परिमल, और तीसरा जो है वो काफी हाउस है। ये जो इलाहाबाद
परिमल और कॉफी हाउस है, ये तिकड़ी शाही के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। और परिमल की रचना करने में या उस संस्था का निर्माण करने में जिन लोगों की बहुत प्रभावी भूमिका है, उसमें शाही भी एक है। परिमल के इतिहास को अगर आपको देखना है तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे 20 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं मिल रहा है। लेकिन बिशन टंडन का एक लेख है, और ये लेख जो है वो केशव चंद्र वर्मा की किताब परिमल इतिहास और स्मृतियां नाम का जो दस्तावेज है, उसमें लेख शामिल है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि केशव चंद्र वर्मा ने उस किताब की भूमिका और भी एक आध जगह अन्यत्र, चकाचौथ से परे रोशनी नाम का जो लेख है केशव जी का, उसमें ये क्लेम करते हैं कि वो जो गोष्ठी है वो, उसमें मैं पहली जो बैठक है परिमल के गठन के लिए, उसमें मैं उपस्थित था। लेकिन बिशन नारायण टंडन वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, और वो कहते हैं कि मैं वहां था और ये लोग थे, और बाद में बताते हैं कि इसमें ये लोग नहीं थे जो बाद में दूसरी या तीसरी बैठक से जुड़े। तो ये सारी चीजें जो है परिमल का गठन, और परिमल के गठन के साथ साथ अब परिमल का गठन हो गया तो परिमल में विषय क्या है। आप ध्यान दीजिए कि परिमल में उठाए गए अधिकांश विषय, लगभग मैं कहूंगा कि 60-70% जो विषय हैं, प्रतिशत विषय हैं, वो साहित्य के द्वारा सुझाए गए विषय हैं। और वो साहित्य की दुनिया के ऐसे सवाल हैं जो सवाल जो है रचना और कला के धरातल के अलावा जो दूसरे बहुत सारी चीजें उसको ले आते हैं। जैसे इलाहाबाद में जो परिमल ने बहुत बड़ी गोष्ठी की और जिसकी अनुभूति आज तक हम लोग सुनते हैं, वो 57 में हुई, परिमल की गोष्ठी 57 में। और 57 में जो उस लेखक और राजाश्रय को लेकर के वो गोष्ठी हुई, और शाही ने उसका जो उद्घाटन वक्तव्य है, एक प्रकार से मसौदे का जो पूरा वक्तव्य है, वो शाही ने रखा। तो अब लेखक और राजाश्रय के ये सारे सब, देश आजाद हो चुका है, एक सरकार बन चुकी है, उस पूरे परिवेश में लेखक की अवस्थिति क्या होगी, ये तमाम सारी बुनियादी सवाल उनके सामने है। यहाँ तक कि रॉयल्टी के सवाल, प्रकाशकों के सवाल, कलाकार की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का जो सवाल है, ये तमाम सारे प्रश्न जो है उस पूरे कई सत्रों की उस गोष्ठी में चर्चा किए गए। एक कारण ये भी है कि शाही, मैं पढ़ रहा था कि उनके न रहने पर जो कविता संग्रह आए, जैसे साखी सातवाहन से आया या हिंदुस्तानी एकेडमी से जो किताबें आई, शाही ने बिल्कुल एकदम दृढ़ता से कहा था कि देखिए, प्रकाशक को किसी भी कीमत पर जो है एक लेखक को 20% रॉयल्टी देनी चाहिए। अगर उससे कम देता है तो ये बात ठीक नहीं है। हिंदुस्तानी एकेडमी ने पहली बार अपने उसमें संशोधन करके उन्हें 20% रॉयल्टी दी, सातवाहन ने 20% रॉयल्टी दी। ये बात जगदीश गुप्त ने अपने लेख में कही है। तो ये सारा जो सवाल है वो परिमल के माध्यम से वो ले आ रहे हैं। इसलिए परिमल का जो ये प्रसंग है कि एक पूरा शहर कैसे इन तमाम सारे सवालों से जुड़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा जो बात मैं प्रमुखता से कहना चाहता हूं कि ये जो कॉफी हाउस, इसका पहले जिक्र कैसे कहाँ आया। मैं जब काफी गहरी छानबीन कर रहा था कि भारत में कॉफी हाउस का एक तो क्या इतिहास हो सकता है, अगर उस पर आप विचार करें, और फिर उसी के साथ इलाहाबाद पर आप विचार करें, क्योंकि ये जो कॉफी हाउस का कंसेप्ट आया वो मूल रूप से यूरोप से आया, और यूरोप में जो कॉफी हाउसेस थे वो रचनाकारों के लिए, कलाकारों के लिए एक बौद्धिक विमर्श का केंद्र थे। तमाम सारे राजनीतिक, तमाम सारे साहित्यिक या कला के प्रश्नों पर विचार करने वाले सेंटर के रूप में ऑलरेडी विकसित हो चुके थे। मैं अगर कहूं तो यूरोप में अगर आप देखें इस चीज को, और एक हैबरमास एक चिंतक है जिसने पब्लिक स्फीयर की पूरी कंसेप्ट को ही इससे जोड़ करके देखा है, द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर, और इसमें कैफे इसकी क्या भूमिका है, इस पर बहुत बाकायदा उन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया है। तो ये जो विचार हैं, ये यूरोप के जो कैफेज हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और स्पेशली पेरिस तो गढ़ रहा है इन तमाम सारी चीजों का।
आप याद करें कि एक वहां पर अशोक जी तो वहां पर इतनी बार जा चुके होंगे, कुछ सारे कैफे के नाम याद होंगे। प्रोकोप जैसे एक कैफे था वहां पर, ला प्रोकोप, वहां कभी रूसो बैठते थे, नेपोलियन बोनापार्ट बैठते थे, दिदेरो बैठते थे, और पूरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो आइडियाज हैं वो वहां पर इंटरप्रेट हुए उस कॉफी हाउस में। वहां तो कॉफी हाउस और है जिनकी बड़ी चर्चा है, कैफे द मैगॉट्स, ये पेरिस के कैफे हैं, कैफे द मैगॉट्स। ये इसलिए मुझे याद है कि कोई सार्थ और सिमोन प्रायः कैफे द मैगॉट्स में बैठते थे और अस्तित्ववाद पर बहुत गहरी बातचीत करते थे। और इसके अलावा और भी कैफे हो सकते हैं वहां। तो कहने का मतलब यह है कि पेरिस के कैफे इस बात के लिए मशहूर है कि उन्होंने बहुत सारे आंदोलन को जन्म दिया, जैसे सरलिज्म है। एक जमाने में आंद्रे ब्रेतो हुए या उसके साथ और भी जो लोग हैं, वो सारे लोग वहां बैठ करके, लुई अरागा है, पाल एलुआर वगैरह हैं, वो सारे लोग वहां बैठते थे। तो इससे एक पूरा आंदोलन चला। मोनेट जिन्होंने एक्सप्रेशनिज्म की चर्चा की, वो बाकायदे कॉफी हाउस में आते थे वहां पर। बालजाक, हम सब लोग उनके नाम से परिचित हैं। आप जानते हैं कि द ह्यूमन कॉमेडी नाम की जो किताब है, उसके बहुत सारे हिस्से वहां लिखे गए। और बालजाक के बारे में आप ये जानिए कि बालजाक की मृत्यु ही अधिक कॉफी पीने से हुई। एक दिन में 50 कॉफी पीते थे और अंततः अधिक कॉफी पीने से उनकी मृत्यु हुई। द ह्यूमन कॉमेडी का इतना बड़ा रचना। तो कहने का मतलब है कि यूरोप में पूरी एक अवधारणा उसके साथ जुड़ी हुई, उसकी एक पूरी कल्चर है, उसकी एक संस्कृति है, यहाँ पर वो चल रही है। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण लेखक मैं मानता हूँ, और हम सब के लिए हमें क्या, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। उनकी एक पेरिस यात्राओं को लेकर के एक संस्मरण की किताब है, अ मूवेबल फीस्ट। वो वहां पर बैठ करके लिखे गए, उसके हिस्से लिखे गए। वहां एक बुक है शेक्सपियर एंड कंपनी, वहां वो जाया करते थे। तो ये जो पूरी अवधारणा है, भारत में जब कॉफी हाउस कल्चर का विकास हुआ तो थोड़ा थोड़ा यहाँ के जो बौद्धिक वर्ग के लोग थे, जो प्रोफेसर्स थे, जो बड़े लायर्स थे, जो राजनेता थे, उन्होंने इसको एक पब्लिक स्फीयर के रूप में डेवलप करने की उन कैफे को कोशिश की। तो इलाहाबाद का कॉफी हाउस भी उसी क्रम में आया। इलाहाबाद को पढ़ते समय मुझे लगता है कि इलाहाबाद में पहली बार शाही जी को या केशव जी को पढ़ते समय 45-46 में पहली बार कॉफी हाउस का जिक्र आता है। और ये पता चलता है कि एक यूनिवर्सिटी के पास एक कॉफी हाउस था। एक माथुर साहब थे वहां पर, भारत माथुर, वो पत्रकार थे। और जब जगह नहीं मिलती थी, चूंकि शाही को जगह नहीं मिलती थी, यूनिवर्सिटी वाले कई बार जगह नहीं देते थे, 57 वाली तो गोष्ठी यूनिवर्सिटी ने दिया था, तो उन्होंने वो कॉफी हाउस में जाकर के वहां बहस होती थी। पहली बार उसमें धर्मवीर भारती ने एक कहानी पूजा वहां पढ़ी थी, और उस गोष्ठी में अमरनाथ झा साहब जो उस समय के प्रतापी पुरुष थे, वो वहां पर वाइस चांसलर थे ही, तो वहां मौजूद थे। तो 45-46 से आप कह सकते हैं कि इलाहाबाद में कॉफी हाउस कल्चर शुरू होता है। अभी वर्तमान में जिन लोगों ने इलाहाबाद की बिल्डिंग को देखा है, जो कॉफी हाउस आज है, संभवतः अशोक जी भी उसी की चर्चा कर रहे होंगे, तो ये 1957 में है। इंडियन कॉफी हाउस वर्कर्स सोसाइटी की स्थापना के बाद जब पूरे देश में कैफे खुले, तो ये जो वर्तमान कॉफी हाउस 1957 में आया। और इसके 2-4 साल पहले, बल्कि कॉफी हाउस 2-4 बिल्डिंग पहले था। रामस्वरूप जी ने एक किताब लिखी आलोच कथा, उसमें 2 लेख हैं, एक विजय देव नारायण शाही पर साहित्य का प्रतिपक्ष, और एक लेख है कॉफी हाउस, इंडियन कॉफी हाउस पर। तो उन्होंने बताया कि नई कविता पत्रिका का जो पहला अंक है, वो वर्तमान कॉफी हाउस से 2-3 घर पहले कॉफी हाउस होता था, उस घर में तैयार हुआ। और वहां मैं था, भारती जी थे और जगदीश गुप्त थे। तो इस तरह से एक इतिहास बनता है इलाहाबाद के कॉफी हाउस का। इसके अलावा अगर आप देखें कि कॉफी हाउस की और क्या भूमिकाएं हो सकती हैं वहां पर, तो उस कॉफी हाउस की भूमिका में अगर आप जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पर केवल साहित्यकार नहीं बैठे हैं। अभी बता रहे हैं कि सारे लोग, एक तरफ पता लगा एक टेबल प्रगतिशीलों की लगी हुई है, एक टेबल आपको जो है परिमल से जुड़ी हुई लेखकों की लगी है, दूसरी टेबल पता लगा आपको किसी राजनेता की लगी हुई है। तो इस तरह से पूरा कॉफी हाउस कल्चर, एक संस्कृति, उस पूरे शहर को आंदोलित करने में, उस पूरे शहर को वाइब्रेंट बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं कुछ वाक्य जैसे मैं आपको बताऊं, इन कॉफी हाउस के बारे में मलेस ने अपनी टिप्पणी में दर्ज किया है। मैं मलेस के 1-2 सिर्फ कोट्स
आपको 7 अक्टूबर 63 को मलेश दर्ज करते हैं। मलेश की डायरी में है कि कल शाम काफी हाउस में शाही जी से स्फूर्तिप्रद भेंट शाही जी के लिए दिल में इज्जत कई गुना बढ़ गई, और वह इसलिए कि खुद अपने लिए अपनी निगाहों में इज्जत करने का नया पाठ मिला। यानी कि खुद अपनी, ये शाही जी ने कहा कि अपनी इज्जत बहुत जरूरी है पहले। और आप याद करें 25 सील में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र मुझे यही लगता है। देखिए मैं किसी को सेकता नहीं, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि आप मुझे सेकें। ये एक सील है उनका, शाही जी का। ऐसे ही 7 अक्टूबर, ऐसे ही एक और डायरी है, उसमें उन्होंने, मलेश जी ने लिखा, एक दिन काफी हाउस में शाही ने नए लेखकों पर कटाक्ष किया कि अगर वह कोई नया विचार दर्शन स्थापित करना नहीं चाहते और वो समझते हैं कि नई परिस्थितियों में नया अनुभव कर रहे हैं, जैसा हम लोगों ने अपने समय में किया था, तो आखिर वो क्यों नहीं करते हैं? उनको करना चाहिए। तो मलेश थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं, लेकिन शाही के सामने नहीं, डायरी में उन्होंने कहा, सोचता हूं उनकी पीढ़ी ने केवल चिंतन किया, विचार किया, अधिकतर अपनी परिस्थिति से बात होकर, इसलिए कि उन्हें किसी से मोर्चा लेना था। शायद ये प्रगतिवाद रहा हो। और जब मलेश ये बात कह रहे थे तो ये भी कह रहे थे कि आज की जो हमारी समस्या है वो हमारे लिए अब प्रगतिवाद से मोर्चा लेना हमारा काम नहीं है। जो नई पीढ़ी आ रही है, वो जिसको शाही ने ही एक पदबंध दिया है कि संपूर्ण युग की उलझी हुई चिंतनशीलता को कविता की धरातल पर कैसे घटित किया जाए, मलेश मूलतः इस सवाल से बार बार टकराते हैं। तो एक ये पूरा दौर है जिसमें बार बार मैं, चूंकि मेरे लिए समस्या ये थी कि कॉफी हाउस में कोई लेख नहीं है, तो मुझे जगह जगह से चुनना है और मुझे अपने पेपर को सजाना भी है। तो ये सारे संदर्भ इसलिए आ रहे हैं। एक और टिप्पणी मलेश की आप सुनिए, क्योंकि कॉफी हाउस में कई बार क्या होता था कि हमेशा गंभीर ही नहीं बहसें होती और बड़ा बेतरतीब होकर के भी हम लोग बैठते हैं। तो 7 अगस्त 1963 की डायरी इसे बड़ी रोचक ढंग से रखती है और पूरा वर्णन कितना मूर्त है आपकी आंखों के सामने आ जाता है। लिखते हैं मलेश, कॉफी हाउस में मुंह लटकाए साहित्यकार, उमस और ऊप आदि। लखनऊ इलाहाबाद के कॉफी हाउस एसी नहीं है, लखनऊ का तो नहीं है तो मैं जानता ही, इलाहाबाद का भी अगर है तो अब गर्मी में अगर आप बैठे, और शाही तो रोज ही बैठने वाले लोगों में थे, क्लास लेने के बाद वहीं पहुंचते थे। उन्होंने कहा है कि कॉफी हाउस मेरे लिए दूसरा घर है, अगर मैं घर पर ना मिलूं तो कॉफी हाउस देख लेना, ये बार बार वो कहते हैं। तो कॉफी हाउस में मुंह लटकाए साहित्यकार, उमस और ऊब, उधर मानव जी की टेबल है, इधर शाही जी की, जिसे रघुवंश जी, बिपिन जी और अज्ञात जी ने बांट लिया है। मेरी टेबल पर नरेश मेहता ने चश्मा लगा रखा है, नया नया ही पहना है, देखने से दुबले परेशान लगते हैं, बेतरह कूबे। लक्ष्मीकांत का पसीना लोगों की प्लेटों और प्यालियों में टपक रहा है और लोग उसे गर्म बहस के साथ सिप कर रहे हैं। बिल्कुल पसीने की मशीन है लक्ष्मीकांत। श्री राम वर्मा उनसे खफा है कि अमुक जी को क्यों इन्होंने परिमल में कविता पाठ के लिए निमंत्रित किया। ये बहस चल रही वहां पर, ये सारी पूरा परिदृश्य है। एक प्याला गर्म कॉफी, चारों ओर अजब बदहवासी का आलम है, सब जल्दी जल्दी में है पर उठने का नाम नहीं लेते। एक उकताहट है जिसे वे शिष्टता पूर्वक मुस्कान में लपेट कर दूसरों के सामने पेश करते हैं। लीजिए, लगता है सब देहाती घर में बीवी से झगड़ कर आए हैं या ऑफिस में डांट खाकर आए। ये चित्र बना रहे हैं मलेश। तो इलाहाबाद का जो पूरा मैंने कहा कि ये कॉफी हाउस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये कॉफी हाउस, यहाँ पर आपको, अब कॉफी हाउस आप परिमल को बिल्कुल अलग मत करिए। ऐसे बहुत सारे परिमल पर जो रिपोर्टें आई हैं उसमें कहा जाता था कि उस गोष्ठी में चर्चा करने के बाद जो चर्चा बचती थी उसका हिसाब किताब जो है परिमल में होता था। यानी किसकी मलामत करनी है, किसको चढ़ाना है, किसको उतारना है, किसको थोड़ा गिराना उठाना है, ये सारा काम जो है कॉफी हाउस में, ये बाकायदे लिखा है
केशव चंद्र वर्मा ने, मुझे वो लेखक का नाम नहीं याद आ रहा, सुनता उन्होंने लिखा है इन तमाम सारे संदर्भों में। तो परिमल की गोष्ठियां और काफी हाउस, और परिमल चूंकि मैंने कहा कि बहुत ही वोल्केनिक बनाए रखा है इलाहाबाद को, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1952 में उसके संयोजक थे, और 1957 की संबोधक गोष्ठी के भी वही संयोजक थे। तो 52 तक उन्होंने बताया कि 150 का नाम लगभग 450, 52 तक 450 गोष्ठी कर चुका है परिमल। यानी कि 10 दिसंबर 1944 को स्थापित संस्था 1952 में अपनी रिपोर्ट पेश करती है कि हम लगभग 400-450 संगोष्ठियां और बातचीत कर चुके हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितनी फ्रीक्वेंसी रही होगी ऐसी गोष्ठियों की। और एक भी आप जाने कि परिमल से जुड़ी, परिमल में जितने लोग आए, 70 में अशोक जी खुद गए हुए थे उसके रजत पद पर, और उसकी जो रिपोर्ट है, जगदीश गुप्त उस समय संयोजक थे, वो पूरी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उस वहां से लेकर के यहाँ तक उन्होंने एक पूरा ब्यौरा दिया, कितने कौन कौन लेखक आए। तो मुझे लगता है कि तत्कालीन समय के जितने भी मूर्धन्य लोग रहे होंगे वो परिमल की गोष्ठियों में जरूर पहुंचे होंगे। और एक समय तो इलाहाबाद बहुत ही आप जानते हैं कि अज्ञेय वहां जाकर के बाकायदे कुछ दिनों तक रहे, प्रतीक वहां से निकला। नेमचंद जैन की एक बहुत ही मशहूर दुकान थी जो मॉडर्न लिटरेचर को लोगों को बीच ले गई, वो बाकायदे कुछ दिन वहां रहे। तो देश भर के लोग, सारे लोग आकर के जैसे लगता है कि इलाहाबाद में ही चले आ रहे। वो शमशेर जी भी वहीं रहे, जसप्रीत टेलर के ऊपर। त्रिलोचन जी आए वहां पर काम करने, और निराला वगैरह तो पहुंच ही चुके थे वहां पर। तो एक कितना खूबसूरत परिदृश्य रहा होगा, कितना वाइब्रेंट रहा होगा, और खूबसूरती के साथ साथ वाद विवाद। क्योंकि उस दौर का जो लेखक है उसकी सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि अगर मैं किसी चीज के लिए ये कह रहा हूं कि ये चीज है, तो मैं उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं। और शाही एक जगह कहते हैं कि वाद विवाद औरों को चाहे जितना फिजूल लगे, लेकिन मेरे लिए तो जिंदगी और मौत के सवाल की तरह लगता है। ये है शाही। तो उस दौर को पूरी तरह से उन्होंने जिया। कॉफी हाउस में कुछ और बातें जो हुई उसको लेकर के मैं 2 बातें मैं करना चाहता हूँ। वो बस खत्म ही करता हूँ। एक बार डॉक्टर लोहिया, अभी जिक्र आया कि कॉफी हाउस में लोहिया बैठे थे, लोहिया और शाही बैठे हुए हैं, एक संदर्भ मुझे मिला और बात कर रहे हैं। तो शाही लोहिया से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आपके पास इतने नए विचार हैं और आप गांव-गांव घूमते हैं, पार्टी बनाने का प्रयास करते हैं। इससे तो अच्छा है कि आप ब्रिटिश म्यूजियम में चले जाएं और वहां बैठकर कार्ल मार्क्स की तरह कुछ किताबें लिखें। पार्टी बनाने का काम तो और लोग भी कर सकते हैं, विचार देने का काम कोई और नहीं कर सकता। तो डॉक्टर लोहिया ने मुझे जवाब दिया, प्रोफेसर, मैं जल्दी भी हूं। मार्क्स को इतिहास ने 100 बरस दिए, लेकिन मेरे पास 10-20 बरस भी नहीं है। ये आप देखें, ये जो बातचीत है वो कितनी इंटेंसिव है और किस तरह की है। ऐसे ही कभी 49 के आसपास मेरा ख्याल है कि वो द सेकंड सेक्स आया होगा, श्रीमोन बउआ का लादोजियम सेक्स, ये शब्द इस्तेमाल किया है शाही ने। और लोहिया ने कहा, तुमने पढ़ा है इसको? शाही को लोहिया ने कहा कि इस किताब को जाकर के पढ़ो। यद्यपि मैं उसके बहुत सारे विचारों से सहमत नहीं हूं। और शाही और लोहिया पेरिस जाते हैं और सिमोन दे बोवार से मिल के आते हैं। तो ये जो पूरा एक परिवेश है, उस परिवेश को जब मैं याद करता हूं तो निश्चित तौर पर एक रोमांच होता है। और अब अंत में कुछ एक और थोड़ा सा पारिवारिक एक प्रसंग है, वो मैं सुनाता हूँ। अभी सुष्मिता जी अपनी माँ की चर्चा कर रही थी। शाही कभी कभी पारिवारिक रेस्टोरेंट पर भी बैठते थे, पत्नी भी साथ जाती थी, के जी कंचनलता शाही जी साथ जाती थी। तो एक बार जो है वो दोनों लोग बैठे हुए एक कैफे में, और सामने एक लड़का लड़की बैठा हुआ, नए अंक का जैसे होता है। तो वो पूछते हैं, शाही पूछते हैं, बोलो के जी, ये शादीशुदा है?
और इज इट एलाइज्म? अभी नहीं बता सकती, बेगर को उनका बिल लाने दीजिए तब बताऊंगी। कैसे बताओगी? लुक, इफ द बॉय pays, it's liaison. If the girl pays, they are married. और हमारा बिल आता है, कंचनलता जी ने लिखा है, और हमारा बिल आता है, और इन्होंने मुस्कुराकर बिल मेरी तरफ बढ़ा दिया है, बिल आप पे कीजिए, हम शादीशुदा हैं। ये बात गुरबगड़ा के शाही विशेषांक में, वो जो कंचनलता शाही जी ने लिखा है, उसमें ये प्रसंग है। अंत में शाही के जन्म शती के इस अवसर पर इलाहाबाद कॉफी हाउस और शाही को याद करते हुए शाही की ये पंक्ति मुझे याद आती है कि हम होंगे न होंगे मंजिल तक, वुसअते दिल हमरा रहे, जाओगे जहां तक लखते जिगर, आवाज हमारी जाएगी। धन्यवाद।